नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। जब पीसीएस की श्रृंखला चल रही थी, उसी समय और करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों के लगातार मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, जिसमें आप लोग लेखपाल से संबंधित वीडियोस की मांग कर रहे थे। उस क्रम में मैंने आपसे ये कहा था कि पीसीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने दीजिए, लेखपाल को टारगेट पर लेकर वीडियोस आएंगे आपके सामने। उस क्रम में आपकी उस मांग को स्वीकार करते हुए आज ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है और इसका प्रारंभ हमने ग्रामीण विकास में जो स्थानीय स्वशासन यानी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की गई है, उसको लेके प्रारंभ किया है। ये टॉपिक ग्रामीण विकास लेखपाल या जिनको बीडीओ री एग्ज़ाम देना है या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप उसके सिलेबस को या प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, तो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। तो ये वीडियो एक तरीके से सभी के लिए बेनिफिशियल है और इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। अब यहां देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सत्ता को ग्रास रूट लेवल तक यानी निचले स्थान तक ले जाना, यानी केंद्रीकृत नहीं करना, उसको निचले लेवल तक ले जाना। अब इसमें बलवंत राय मेहता ने क्या सिफारिश की थी, तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इन्होंने जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं की गठन की मांग की थी। अब यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की बात हुई है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बलवंत राय मेहता समिति का अगर गठन पूछा जाए कि कब गठन हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1956। अगर पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1957 में। ये दोनों बातें याद रखेंगे। कई जगह पे प्रमुखता से 1957 दिया रहता है और कई जगह 1956 दिया रहता है। मैंने दोनों ईयर के होने की क्या कारण है, ये आपको स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए कि इन्होंने पंचायत में त्रिस्तरीय सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन हो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो। एक बात और याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कि इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये प्रश्न विभिन्न आयोगों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की क्या व्यवस्था है, तो याद रखिएगा पहला दे रहा है कि अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। पहला स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है कि भाई अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा कैसे होगा, ये गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट करा है कि अपने नगर क्षेत्र की जो निर्वाचन सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ये भी नहीं। यानी नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों का मतलब ये कह रहा है कि जो सभासद जीतते हैं उनके द्वारा, ये गलत है। यानी अब तक आपका केवल स्टेटमेंट 2 सही है। अब चौथा कह रहा है कि अपने नगर क्षेत्र में वार्डों के निर्वाचकों में से। अब यहां निर्वाचकों में से शब्द कहा, यहां जरा शब्द को याद रखिएगा। यहां निर्वाचकों शब्द का मतलब यह है कि अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उस नगर क्षेत्र के किसी भी वार्ड में एज ए निर्वाचक आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर कौन सा स्टेटमेंट दूसरे का सही हो जा रहा है, दूसरा और चौथा, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो जरूर है, लेकिन आपके यहां पर प्रश्न अगर पूछ दे कि नगर पालिका अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, तो उसमें आपको मालूम होने चाहिए। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, लखनऊ आपका छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम और गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। गलत है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, ये नगर निगम है। यानी कि सी ऑप्शन जो आपका तीसरे का हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से भारत की जनगणना के अनुसार कौन सा सही नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि भारत की जो जनगणना के अनुसार जो नगर क्षेत्र को निर्धारित करने का जो प्रावधान है, कौन स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई नहीं करता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नगर पालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, बिल्कुल सही है। जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, यह भी सही है। जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो, यह तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां 60% की जगह पर 75% होना चाहिए कि जहां 75% कार्यशील पुरुष जो कि अकृषि कार्य क्षेत्र में लगे हों, तभी आप उसको नगर क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और जहां की जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां 60 की जगह पे 75 होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु
परामर्श देता है। मेन बात यह है, पूछ रहा है कि अनुच्छेद 40 में किस बात का प्रावधान है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। जितने लोगों को लेखपाल या बीडीओ एग्जाम देना है उनको यह अनुच्छेद बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगला देखिए, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत को सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ठीक है, अब सर्वप्रथम की बात पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो समितियां हैं उन्होंने की हैं, लेकिन सर्वप्रथम अभी आपने पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1957 में बलवंत राय मेहता जी द्वारा की गई थी, यानी छठवें का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी, आगे चर्चा में उसको लिया जाएगा, यानी छठवें का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि कथन है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बता रहा है कि जब से 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का जो संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये इस कारण से स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामलों में प्रबंध का जो राजनीतिक अंतःखेल चलता था वो काफी हद तक कम हो गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। 7वें का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य, अब यहां देखिए ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि पंचायत समिति जो है उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि जो प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर होंगे उनको पंचायत समिति कहते हैं, यानी उनके सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो आपका 8वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अब वहीं अगर उसके अध्यक्ष की बात करता तो यही जो पंचायत समिति सदस्य जो कि प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा फिर अध्यक्ष का इलेक्शन होता है। ठीक है, यानी पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाएंगे। 8वें का आपका सही जवाब होगा ए। 9वां देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा LM सिंघवी कमेटी, जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक संस्था की संस्तुति की थी। अब यहां पर एक बात और व्याख्या के तौर पर इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति की मांग थी वो 2 कमेटी ने की थी। एक तो आपने पढ़ लिया LM सिंघवी समिति 1986, और उसके बाद एक PK थुंगन समिति थी जो 1988 में स्टैब्लिश हुई थी। इन्होंने भी पंचायत को संवैधानिक दर्जा की मांग की थी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आगे परीक्षा में आपके LM सिंघवी की जगह पर PK थुंगन समिति दिया रहे, तब भी आप संवैधानिक मांग के तौर पर उस समिति को सही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों समिति याद रखनी है और दोनों की ईयर याद रखने हैं। ठीक है, 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार की स्थानीय इकाई यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे 10वें का? ए, नागरिकों की शिकायत पर। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए प्रतिमान प्रस्तुत की, यानी कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए कितने स्तरीय पंचायत की मांग की थी? तो आपका सही जवाब होगा द्विस्तरीय पंचायत। याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। और अशोक मेहता समिति कब स्टैब्लिश हुई थी? तो याद रखिएगा 1977 में। अगला देखिए, 12वां प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुल स्थानों का 1/3 यानी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं की बात की गई है। यानी 12वें प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अब यहां पर एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। यही फायदा होता है एक्सप्लेनेशन का। देखिए, यहां पर पंचायत में जो आरक्षण की बात की गई है, यहां पर एक आर्टिकल आपको याद रखना होगा, यानी एक अनुच्छेद याद रखना होगा, 243 का डी। 243 के डी सब क्लॉज 3 में इस बात की व्यवस्था की गई कि पंचायत में अनुसूचित जाति यानी जिसको आप SC कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको आप ST कहते हैं, और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? 243 का डी, और अगर उसका सब क्लॉज पूछे तो 3। ठीक है, यानी 243 D 3 में इस बात की व्यवस्था है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर एक पॉइंट में एलेबोरेट कर रहा हूं। अगला देखिए, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देख लीजिए, इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन का कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये गलत है। स्वतंत्र कोटि के तहत ही तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग भाग, अनुच्छेद, सारी व्यवस्था की गई और उनको बिल्कुल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा गया। यानी 13 प्रश्न का ए स्टेटमेंट यहां पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अगला देख लीजिए, जरा अगले स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर लेते हैं और उनकी व्याख्या में क्या अतिरिक्त आवश्यकता है ये भी देख लेते हैं। जैसे स्थानीय निकायों में 1/3 स्त्रियों की आरक्षण, बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी के तहत। अगर कह रहा है अगला स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए,
याद रखिएगा, एक अनुच्छेद है 243 आई। इस 243 आई में एक वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, जिसको कहा जाता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये क्या करेगा? ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। अब बात उठती है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। ठीक है, यानी आपने सी स्टेटमेंट को भी क्यों सही हुआ पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। अगला है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन निर्धारण का एक आयोग होगा, यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव के लिए एक आयोग स्टैब्लिश होगा। ये भी बात सही है। अब ये किस अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था की गई है? तो आपका जवाब होगा 243 के में इस बात की व्यवस्था की गई कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और ये क्या करेगा? पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचक नियमावली है उसको तैयार करेगा, और निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको संचालन और उनकी मॉनिटरिंग करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत करेगा। ठीक है, देखिए एक चीज जान लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ डायरेक्ट प्रश्न ये बना दे कि राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में, तो आपको सीधे जवाब देना होगा 243 के। ठीक है, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आवश्यक है। पूरे विवरण के साथ आपको ये दिया जा रहा है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दिया जाएगा पंचायत या किसी भी पार्ट से रिलेटेड। बस आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, और दूसरा काम ये करना है कि जो आपके लिए व्यवस्था दी जा रही है उसको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, अपने लोगों के बीच में इसको शेयर करना है, ताकि आपके लिए जो ये मेहनत की जा रही है एक मनोबल बढ़ता है। उसके लिए होता है कि नहीं, दोनों तरह से सहयोग मिल रहा है, तो इसका भी व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए, कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ठीक है, पूछ रहा है कि 73वें संशोधन में कौन सम्मिलित है। अब यहां पर 73वें संविधान संशोधन की बात आ गई। जरा 73वें संविधान संशोधन को देख लीजिए। जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में आया, और याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक संवैधानिक स्थिति मिल गई। इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई। आपको मालूम होगा कि जो मूल अनुसूची थी, जब मूल अनुसूची कहने का मतलब यह है कि जब आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसका मतलब 4 अनुसूची ऐड की गई। उसमें से जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध पंचायत से है, और ये किसके तहत जुड़ी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसी प्रकार भाग 9 और अनुच्छेद 243 के बाद अगर आप 243 ए से लेकर 243 ओ तक देखेंगे तो ये पंचायत से संबंधित है। यानी पंचायत से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हो गए? 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो जोड़े गए वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दूसरी बात, अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 को कब प्रभावी किया गया, यानी कब लागू हुआ, तो आपका सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इतनी बात आपने जान ली कि 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या व्यवस्था की गई। अब आइए मूल प्रश्न पर। पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अभी हमने इसकी बात भी आपको विस्तार से समझाई थी। अगला सूची को सुमेलित करना है। जरा देखिए, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद की बात होगी तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? असम, यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। मंडल प्रजा परिषद तो आपका सुमेलित हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी बी को आप एक के साथ सुमेलित कर देंगे। जनजाति परिषद की बात की जाएगी तो आप सुमेलित कर देंगे मेघालय को, यानी सी को चौथे के साथ। और ग्राम पंचायत के अभाव की बात पूछी जाएगी तो आप सीधा मिजोरम को, यानी कि डी को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके आंसर को भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है। पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट में है इस क्वेश्चन, लेकिन आपके यहाँ ये सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% महिलाओं का आरक्षण। अभी हमने इस पर डिटेल चर्चा की है अनुच्छेद 243 डी के तहत, यानी ये प्रश्न ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो राज्य अपने लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहा है कि पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए गए यदि उन्हें 2 से अधिक संतानें नहीं है। ये 73वें संविधान संशोधन में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि आपका 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। आगे कह रहा है कि यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में आपको पुनः चुनाव कराया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी 16 का सही जवाब होगा सी। देखिए, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल स्तर पर आपके यहाँ प्रश्न के तौर पर बनेंगे। निश्चित तौर पर आज की इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड तौर पर ये बात कर रहा हूँ, आप जब पेपर आएगा तो देख लीजिएगा। अगला देखिए, इसलिए एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। अगला देखिए, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या नहीं है, तो आपका यहाँ पर सीधा ऑप्शन दिख रहा है सी, केंद्रीय नियंत्रण जो है स्थानीय स्वशासन की विशेषता नहीं है, 17 का सी। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन में क्या प्रावधान है, तो पहला कह रहा है कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के संदर्भ में, बिल्कुल सही है।
महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान, ये भी बात सही है, ये आपने देखा इसके संदर्भ में अनुच्छेद 243 का डी दिया गया है। आगे है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए, तो आपने देखा कि राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर अनुच्छेद 243 आई आपने देखा, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहां पर आपका चारों स्टेटमेंट सही है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल विषयों की संख्या 29 है, यानी 18 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, ये प्रश्न स्टेटमेंट में है, इन्हीं स्टेटमेंट में आपके यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, ये बात आप लोग नोट रखिएगा। अगला देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या बात है, तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 का प्रमुख लक्ष्य था, यानी 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा सी, नागालैंड और मेघालय। एक राज्य और ऐड कर लीजिएगा, मिजोरम, यानी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद का गठन किया गया है, यानी 20 का सही जवाब क्या होगा सी। अगला प्रश्न देखिए 21, कथन कराए कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक स्पष्ट परिवर्तन आया। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में कर दी गई थी, यानी 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, यानी आपका 21 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई, 22 का सही जवाब होगा सी। 23 देखिए, राज्य वित्त आयोग के गठन संविधान के अंतर्गत किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर अनुच्छेद दिया है, अभी हम लोगों ने चर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान पहले ही इसको देख लिया था। क्या आपने देखा था कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था, यानी आपके प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 92 में अधिनियमित एक पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान, ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक विकल्प दिख रहा है डी, क्या कर रहा है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनके समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये प्रावधान नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा डी, और बाकी सारे प्रावधान दिए गए। अगला देखिए, कर 73वें संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, क्या करेगा, राजस्थान में किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी 25 का जवाब सी होगा। अगला देखिए, और राजस्थानी वो जगह है नागौर, वहां पर पहली बार इसको लागू किया गया था। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे आप। कर महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन के तहत आया, तो आप लोग इसको डिटेल में देख चुके हैं। अब देखिए, जब ये प्रश्न आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएंगे। कब, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं का आरक्षण, और यहीं पर तुरंत आप अनुच्छेद भी रिकॉल करिए, 243 डी के तहत। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा जिला योजना समिति का गठन किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया था, यानी 27 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा उसे जिला कलेक्टर के द्वारा पद से हटा दिया जाएगा, 28 का विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्यों में निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, और इसमें कितने विषय हैं, तो आपका सही जवाब होगा 29 विषय हैं, यानी 29 का सही जवाब क्या होगा ए। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत करता है, तो आपका सीधा सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आपने अभी डिटेल में समझा है, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, बार बार रिकॉल करते रहिए, तो आपका सही जवाब होगा 243 का आई, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। यहाँ 30 का सही जवाब होगा बी। 31 देखिए, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा बी, न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू इसके अंतर्गत नहीं आता है, 31 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के
आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो आपका सही जवाब होगा ग्राम पंचायत के पास, यानी 32 का सही जवाब होगा बी। एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इन दोनों को इलेबोरेट कर दिया जाएगा ताकि इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न गलत न हो। 32 का सही जवाब होगा बी। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब होगा बिहार में, यानी 33 का सही जवाब होगा ए। अगला है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी एम के गांधी, यानी महात्मा गांधी के सुझाव पर, यानी 34 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि 35 है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा, यानी 35 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, और उसको क्रियान्वित कौन करता है? तो राज्य। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के संबंध में कौन सा विषय सही है? पहला दिया है कि परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, निर्वाचित सदस्य होता है, और जब सदस्य कहेंगे तो वो हर प्रकार के सदस्य आ जाएंगे। तीसरा है कि यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है कि सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। चौथा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित करेगा। नहीं। पांचवा गलत है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी अब तक आपका दूसरा, चौथा और छठवां सही हो चुका है। अगला कह रहा है कि पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ, ये गलत है, यानी आपका यहाँ पर दूसरा, चौथा और छठवां स्टेटमेंट सही है, यानी आपका प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी सही हो जाएगा। राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। तो कहां पर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा नागौर, राजस्थान में, यानी 37 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर में निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा सी, 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आपका सही जवाब होगा, किसके द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। 39 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, एक कॉलेज के विद्यार्थी अपने नगर की परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक हैं। नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण है जिस पर निर्भर करती है, यानी अन्य वैधता तो जो होनी चाहिए वो तो होगी, एक अन्य शर्त क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। याद रखिएगा, जब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि उसका नाम उस मतदाता सूची में उस क्षेत्र के सम्मिलित होना चाहिए, यानी 40 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायतों के संदर्भ में संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन पंचायत से नहीं, ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अब यहां अगर 74वें संविधान संशोधन की बात आ गई है तो जरा उसको भी आप देख लीजिए। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में यह पारित हुआ। इसके अंतर्गत अनुसूची जो ऐड की गई वो 12वीं अनुसूची है। अगर आप भाग की बात करेंगे तो 9 क में ऐड किया गया जो कि नगर पालिका से है, और इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के, तो इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का गठन 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा होता है। ठीक है, यानी आपका 41 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, कह रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र निर्धारित है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी राज्य सरकार के द्वारा उसके क्षेत्र का निर्धारण होता है, और अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राज्यपाल महोदय के द्वारा, यानी आपका 42 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि नगरपालिका की अवधि के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि नगरपालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो पहला अधिवेशन होता है वहां से 5 वर्ष के लिए किया जाता है, न कि गणना की तिथि से, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है कि नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन तिथि से होती है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि नगर पालिका की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा और तीसरा अभी तक सही हो गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि नगर पालिका
2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो जो नई नगर पालिका बनेगी वो 3 वर्ष की अवधि तक के लिए गठित होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल है। यदि 2 वर्ष में कोई नगर पालिका डिमोलिश हो जाती है तो जो नई नगर पालिका एस्टैब्लिश होगी वो केवल 3 वर्षों तक के लिए होगी, क्योंकि उनको 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करना है। यानी चौथा स्टेटमेंट भी सही है। यानी अब तक आपने देखा दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो चुका है। और कह रहा है कि पांचवें में कि अगर नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित हो जाए तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए अवधि होगी। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है। यानी आपका यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि यहाँ पर सूची है, उसको सुमेलित आपको करनी है, तो सूची को सुमेलित कर लीजिए। कह रहा है कि अब यहाँ पर देखिए पी के थुंगन समिति, तो याद रखिएगा ये जो पी के थुंगन समिति है इसका संबंध आप 1988 से कर देंगे, यानी ए का विकल्प आप चौथे से अटैच करेंगे। अशोक मेहता अभी आपने पढ़ लिया है, अशोक मेहता 1977, यानी बी को आप तीसरे के साथ। बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध 1957 से। और एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति को 1986 से, यानी डी को आप दूसरे के साथ यहां पर जोड़ लेंगे। इस प्रकार आप जब 44 का आंसर देखेंगे तो आपका 44 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 45 प्रश्न कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा की भूमिका में आप क्या देखेंगे? पहला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। यह बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व है। यह भी बात सही है। और अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन के लिए खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने का ग्राम सभा के पास अनुशंसा आवश्यक है। तो ये बात आपका स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां पर आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। पहला कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संदर्भ में वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। किस वित्त आयोग की? संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। यह पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया? कथन गलत हो गया। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय बना हुआ है। यह बात बिल्कुल सत्य है। यानी यहां पर कथन गलत है लेकिन कारण सही है, यानी कि 46 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहां पे। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। इनका निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य के द्वारा होता है और जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं और इन जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। यानी इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुन लिए जाते हैं अध्यक्ष यदि उनके लिए सुरक्षित हो। यह स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सुरक्षित हो गया हो तो वो केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग का ही जो जिसके लिए आरक्षित हुआ वही उन्हीं का ही सदस्य देगा। सभी लोग सभी सदस्य मतदान करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर जिसके लिए वो सीट आरक्षित हुई है अध्यक्ष पद पर वही उसी वर्ग का व्यक्ति बैठेगा। ठीक है। यानी यहां पर तीसरा और चौथा दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहां पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है 47 का। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 48, कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मूल उद्देश्य है। 48 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, 49 नंबर प्रश्न देखिए, जिला आयोजना समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 और 5, यानी 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे यानी 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 20 लाख। यानी जहां 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहां पर आप मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं करेंगे। 50 का सही जवाब होगा बी, इसको याद रखिएगा। अगला है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। यह पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य है। 52वां देखिए, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। किसके पूरी सहूलत की जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की। यानी 52 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 53 देखिए, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो आपका 53 का सही जवाब हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 53 का डी हो जाएगा।
अगला देखिए, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो कैसी होती है? तो ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, यानी 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए 55 55 प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 में है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की। आगे कह रहा है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी यहां पर 55 में केवल एक स्टेटमेंट सही है, यानी आपका 55 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, कह रहा है कि यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा कि ये संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, तो जबकि आपको हमने बताया है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, यानी कि 56 का यहां पर बी आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व किसके द्वारा पंचायत में करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी लोग हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी भी बात हो, यानी सभी लोग हिस्सेदारी करेंगे, और सामुदायिक विकास, यानी 57 का डी हो जाएगा। 58 देखिए, कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका सही जवाब होगा इन सरकारों में 3 श्रेणियां हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में प्रत्येक सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बात सही है। ये पदेन सदस्य होते हैं इसके, यानी 58 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था करता है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40, यानी 59 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, कह रहा है कि मेयर का कार्यकाल कब से होगा? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है, और याद रखिएगा 5 वर्ष की गणना पहली बैठक से शुरू होती है, यानी 60 का डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए, नाम में थोड़ा सा अंतर करके घुमाने की कोशिश की गई। यहां पर आपका सही जवाब होगा बी। यहां पर दिया है VKRV राव समिति, जबकि राव समिति है, लेकिन कौन सी है? PVK राव समिति, पी है, ठीक है, पी। PVK राव समिति जो है ये 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, न कि VKR राव समिति, यानी 61 का सही जवाब होगा बी। और बाकी समिति के बारे में आपने जान लिया। अशोक मेहता समिति 1977, संथानन समिति याद रखिएगा 1963 में, और BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, यानी 62 का सही जवाब होगा डी, यानी सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों और नगरपालिका से संबद्ध 73वें और 74वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ये जवाब होगा PV नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री थे। 63 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति के संबंध में कथन को देखना है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत गठित हुई, बिल्कुल सही है। उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करेगी, यह भी सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजना को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि केवल इसी का पूर्ण दायित्व है, यानी 64 का तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार 64 का सही जवाब होगा ए। 65 देखिए, पंचायती राज में सूची किस सूची में यह है? तो आपका सही जवाब होगा पंचायती राज राज्य की सूची में है। 65 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, करह की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए हैं, उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, यानी 66 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान में भाग 9A में नगरपालिका से संबद्ध उपबंध है, ये बात तो सही है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243A के अनुसार राज्य में 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं। अब यहीं पर रुक जाइए। अभी हमने आपको बताया था कि जो पंचायत की बात हो रही है, ये 243A से लेकर 243O तक है, और जबकि नगरपालिका के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक है, यानी ये यहीं से आपका गलत हो गया। और फिर कह रहा है इसमें 2 व्यवस्थाएं हैं, नगरपालिका और पालिका परिषद और नगर निगम, जबकि हमने आपको बताया था कि नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद की व्यवस्था है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। 66 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी जो है विषय में आते हैं, और इसमें पंचायत में कितनी 11वीं अनुसूची में विषय है? तो हमने आपको बताया था 29 विषय, ठीक है, यानी लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों का नियंत्रण करना, जनजाति उपयोजनाओं का नियंत्रण करना, और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करना, यानी 67 का सही जवाब हो जाएगा ई। अगला देखिए,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको देखना है कौन सी समिति संबंधित नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया है कि नाम में थोड़ा सा हेरफेर किया जा रहा है और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव समिति, ठीक है, इसकी जगह पे पीवी नरसिम्हा राव समिति नहीं है, पीवी के राव समिति है। ठीक है, यहां पर 68 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए 69, कह रहा है निम्नलिखित में से एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संबंधित नहीं है। तो कौन सी संबंधित नहीं है? तो यहां पर दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। अब दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा चुनाव सुधार संबंधी सुझाव के लिए दिनेश गोस्वामी का संबंध है, यानी कि 69 का जवाब ए हो जाएगा। अब यहां पर बार बार देख रहे हैं आप समिति से संबंधित प्रश्न आ रहा है और आपके परीक्षा में भी निश्चित तौर पर आएगा। तो जरा मैं यहां पर एक क्रम बता देता हूं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1956 में स्टैब्लिश हुई और 57 में उसने रिपोर्ट दी। संथानन समिति 1963 में। सादिक अली समिति, यहां पहली बार आया है नाम, ये 1964 में स्टैब्लिश हुई थी। अशोक मेहता 1977 में। पीवी के राव समिति 1985 में, और फिर एलएम सिंघवी समिति 1986 में, और अंत में पीके थुंगन समिति 1988 में। इतनी समिति और उनके नाम और उनके क्रम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। आपको मैं हर प्रश्न हर कोरिलेट करके दे रहा हूं, एक भी प्रश्न ना गलत हो। ये पूरा प्रयास होगा ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का। आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के विस्तार के लिए भी होना चाहिए और अपने सिलेक्शन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के परिवार के सदस्य हैं और आप ही सब ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बात का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। अगला देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की व्यवस्था की गई? तो अभी हमने जब 73वां संविधान संशोधन एक्सप्लेन किया था तो आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जोड़ा गया और उसमें भाग कौन सा था? भाग 9 था। ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 का ए हो जाएगा। 71 देखिए, कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा पंचायत से। और इसमें विषय कितने हैं? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ग्राम सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक को स्थगित किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहां पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्थगित सम्मिलित में भी गणपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर लोक लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। यानी आपका 5वां, 6वां और 7वां गलत है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा है कि गणपूर्ति न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल पंच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सरपंच उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर 5 बैठक में नहीं गणपूर्ति हुई तो उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी यहाँ पर गलत कौन कौन सा है? 5वां, 6वां और 7वां, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा 72 का। अगला देखिए 73वां प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो जरा देखिए, कह इसमें पंचायतों के स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई, ये बिल्कुल सही है। इसमें इस शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शहरी स्थानीय सरकार के लिए 74वां संविधान संशोधन है। तो 73 में केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, यानी 73 का आपका सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, अभी आपने पढ़ा था ब्लॉक स्तर पर, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी आपका 74 का सही जवाब होगा सी। 75 देखिए, कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग में के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड पर, यानी आपको राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य को देखना है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि राज्य की पंचायत और नगरपालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं आपको से ये पूछना चाहता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत आपने पढ़ा था? मैंने अभी आपको चर्चा की थी, तो मैं रिकॉल करा दूं, अनुच्छेद 243 के तहत। और पहला स्टेटमेंट सही। कह रहा है कि राज्य की पंचायतें और नगरपालिका के लिए निर्वाचन कराता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। कह रहा है कि अगला कि राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायत और नगरपालिका के अतिरिक्त अन्य निकायों का भी निर्वाचन कराता है, तीसरा स्टेटमेंट सीधे गलत है। आगे कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची के तैयार और पर कार्य करता है, नहीं, ये खुद तैयार करता है, भारत के मतलब संघ निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं। यानी कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही है, यानी 75 का आंसर ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन के बीच जो राजस्व का बंटवारा है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो अभी आपने पढ़ा था राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? तो आपका सही जवाब होगा 243 आई में। ठीक है, अगला देखिए, यानी कि यहाँ पर आपका 76 का आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ समिति है और उनकी कुछ
अनुशंसा है उसको सुमेलित करना है। तो देखिए कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो अनुसूची इन्होंने कहा था कि तृतीय स्तरीय पंचायत के लिए, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात की थी। अगर आप बात करेंगे एल एम सिंघवी की, तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी। और अगर आप बात करेंगे जी वी आर राव की, तो इन्होंने प्रशासनिक मतलब जो प्रतिनिधित्व के सुधार की बात थी उसकी बात की थी, यानी डी का आप संबंध तीसरे से स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, यहां पर एल एम सिंघवी के संबंध में कुछ और बात याद रखिएगा। एक बार मैंने कम्युनिटी टैब में यह प्रश्न पूछा था और बहुत लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था, तो याद रखिएगा अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात और मैं बता दूं, वीडियोस के साथ साथ मैं कम्युनिटी टैब में भी लगातार प्रश्न पूछता हूं जो कि आपके परीक्षा से बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो आप लोग उसके भी जवाब देते रहें। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो एल एम सिंघवी समिति है इसने न्याय पंचायत के भी गठन की बात की थी और एल एम सिंघवी ने वित्तीय जो संसाधन है उसको भी उपलब्ध कराने की वकालत की थी। ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और यहां पर प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए 78 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसके सृजन के लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसके द्वारा आप राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ इसमें आप जिला निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, इन तीनों की बातें आप करते हैं। यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का गठन 73वें और 74वें के द्वारा, यानी आपका बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपका सीधा जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि 79 का जवाब होगा ए। अगला देखिए कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम आपको सेट करना है। मैंने आपको ये पहले ही हिंट कर दिया था कि इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो जरा इसको देख लीजिए। पहला दिया है राव समिति, तो कौन से राव समिति है? तो पी के राव समिति, पीवी के राव समिति, ये 1985 में। अगर आप बात करेंगे एल एम सिंघवी समिति, तो एल एम सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो आपका 1986 से है। और अगर आप बात करेंगे बी आर मेहता समिति की, यानी बलवंत राय मेहता समिति, तो ये 1957। और अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति का संबंध 1977 से। इस प्रकार आपने सबके ईयर को देख लिया, अब आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, यदि उसने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया हो तो वो चुनाव लड़ सकता है? तो आपका सही जवाब होगा 21 वर्ष की आयु होने पर ही आप पंचायत के चुनाव को लड़ सकते हैं। निम्नलिखित, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा आप राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय प्रसार सेवा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। एक बात और आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं, ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है ये कब लॉन्च की गई? तो 2 अक्टूबर 1953 को गांधी जी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी अच्छा प्रश्न भी है। अगला देखिए मैं ईयर भी बताते चल रहा हूं, किसी भी प्रश्न पे मैंने किसी एक्सप्लेनेशन में कोई कोरकताई नहीं छोड़ी है। और एक बात और याद रखिएगा, केवल प्रश्न उत्तर करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको तैयारी के भी लेवल को बढ़ाना होगा। इसलिए यदि आप केवल क्वेश्चन आंसर के वीडियो को यदि 30 मिनट या 40 मिनट के लिए देख सकते हैं, तो क्यों नहीं 1 घंटे के वीडियो में अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो उसको भी आपको पसंद करना चाहिए। अगला देखिए पंचायत की संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, अब यहां पर देखना है। तो देखिए कह रहा है कि पंचायत की संरचना से संबंधित, कह रहा है यहां पर तीसरा स्टेटमेंट देखिए गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रत्येक शब्द लग गया है। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में नहीं है पंचायत व्यवस्था, तो यहाँ प्रत्येक शब्द लगा है, गलत हो गया। यानी 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि भारत के पंचायत का कार्यकाल, जो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल होता है, किस तिथि से 5 वर्ष तक के लिए होता है? तो याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन से निर्धारित तिथि यानी 5 वर्ष तक के लिए होता है। 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही नगर निगम में भी होता है। अगला देखिए ग्राम पंचायत के विषय में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अब जरा देखिए ग्राम पंचायत पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाकर इसको विस्तार में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। देखिए ग्राम पंचायतों में जो सदस्यों की संख्या की बात है वो ग्राम में जनसंख्या के आधार पर निर्मित है, और ये पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि ग्राम पंचायतों में यदि 15 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 मनोनीत किए जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पंचों के निर्वाचन में समान मत होने पर लॉटरी का निर्णय किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मनोनीत सदस्यों में भाग लेते समय मतदान कर सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है,
बैठक में भाग भी ले सकते हो, मतदान भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका 85 का छठवां स्टेटमेंट भी सही है, यानी 85 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा, तीसरा और छठवां यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। ये मैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के संदर्भ में डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, जो आपको बिल्कुल विस्तार में चर्चा की जाएगी। अगला देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कलानुक्रम करने की बात की गई है। देखिए फिर कलानुक्रम कहा गया। अब देखिए जरा देख लेते हैं, हम मैं सबका ईयर बता देता हूं, आप उस हिसाब से कलानुक्रम कर लेंगे। दिया है कि जीवी के राव समिति, तो ये आपका 1985, एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति का संबंध 86 में, बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 56-57 में, अशोक मेहता समिति 77 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रकार आप अगर 86 का सही जवाब देखेंगे तो 86 प्रश्न का सही जवाब हो जा रहा है सी विकल्प, यहां पर सही होता दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, यानी 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए, करा कि राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से पेशा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, सी स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो मैंने पहले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता, यानी 89 का सही जवाब हो जाएगा ए। 90 देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है 29 विषय हैं, 90 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था क्या मूल रूप से सुनिश्चित करना चाहती है, तो पहला दिया है कि विकास की जनभागीदारी, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। वित्तीय संग्रह, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये नहीं है, यानी पहला और तीसरा, यानी 91 का आपका जवाब हो जाएगा सी, याद रखिएगा ये प्रश्न। अगला है, पंचायती जो नगर पंचायत है उसमें वार्ड समिति के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें वार्डों से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्डों में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आप बिल्कुल सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर 92 का सही जवाब होता दिख रहा है सी, यानी आपका 92 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो आपका अभी हमने जब वित्त आयोग के गठन की बात की थी, किस अनुच्छेद में मैंने बताया था, आप तुरंत पॉज करके याद करिए, 243 आई के तहत, और मैंने किसके द्वारा इसके गठन की बात की थी, राज्यपाल महोदय, यानी 93 का सही जवाब क्या होगा, सी। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई थी, ये भी बात सही है, और किसके तहत हमने बताया था, 243 डी के तहत, यानी घ, यानी क ख ग घ चौथे नंबर पे, यानी अगर ABCD में देखेंगे तो डी आ जाएगा, यानी 243 डी के तहत, यानी 94 का सही जवाब होगा बी। अगला है, ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का मतलब है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं वो ग्राम सभा का गठन करते हैं, याद रखिएगा 95 का विकल्प सी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आएगा। मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों पर इंडिविजुअल बजट बना के वीडियो देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों से बिल्कुल गलती ना हो। जो लोग वीडियो को नए देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, वो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि कई बार आप लोग बताते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत हो जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पंचायती राज्य पद्धति ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है, 96 का बी आंसर सही होगा। राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब देखिए ये कैसे डिसाइड आप लोग करते हैं कि ये संवैधानिक है कि नहीं या सांविधिक है। देखिए, जिस भी संस्था या आयोग का संबंध अगर किसी अनुच्छेद में दिया है तो आप समझ लीजिए ये संवैधानिक है। तो फिर चेक कर लीजिए राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 243 के आई में। इसका मतलब ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 98 करा कि पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायत राज व्यवस्था कब अपनाई गई थी, क्यों अपनाई गई थी, तो ये लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। 98 का सही जवाब होगा बी। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत संबंध उपबंध में एक अधिकृत करता है, बहुत अच्छा, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत करता है, कौन करता है, तो आपका सही जवाब होगा राज्य विधानमंडल। क्यों, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। किसमें, आप अगर अनुसूची 7 देखेंगे तो उसमें क्या है, राज्य सूची के विषय में पंचायत है, इसलिए बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा 99 का। अगला देखिए, कह रहा है कि पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो आपका सही जवाब होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के तहत सहकारी समिति के निर्देशकों
की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका सही जवाब होगा 21, यानी 101 का सही जवाब होगा ए। अगला कह रहा है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन को। यहां पर 102 का सही जवाब होगा डी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि पंचायत से रिलेटेड जो अतिरिक्त फैक्ट हैं उनको एक नोट्स के माध्यम से आपको वीडियो में भी दे दिया जाए, और अगर आप लोगों का समर्थन अच्छा रहा तो उसके पीडीएफ को भी प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर आप लोगों का इस पर सकारात्मक समर्थन रहा तो एक मैं पूरे पंचायत को एक नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको अंत में रिवीजन करने में भी और बिल्कुल जो क्रीम फैक्ट है वो आपके सामने बिल्कुल आ जाए। तो अगर आप लोग इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। 102 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देखिए जो भी चीजें होंगी आगे वो देखिए आप लोगों ने डिमांड किया, आगे वीडियो अगर आप लोगों का समर्थन बहुत अच्छा रहा तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत अच्छा काम किया जाएगा, आपको सफलता दिला के ऑनलाइन स्टडी ग्रुप चैन की सांस लेगा। अगला देखिए 103, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, पहला कथन देखिए, पहले कथन में कह रहा है कि सभी कर किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। पहले ही बता चुके हैं कि कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत काट दीजिए, तुरंत गलत काटिए। अगला देखिए, कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है। एक कथन आपने पढ़ा था ना कि 2 वर्ष में अगर समाप्त हो जाए तो बाकी पुनर्गठन 3 वर्ष तक चलेगा, तो ये देखिए ये उसी का ही एक नया रूप है। ठीक है, यानी प्रश्न एक है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, और यहाँ 103 का सही जवाब होगा बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तब सही होता है जब यहाँ पर 21 वर्ष लिखा रहता है। अगला देखिए 104, कह रहा है कि महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद ही दिमाग में आ रहा है, अनुच्छेद, चलिए अनुच्छेद भी याद दिला देते हैं आपको, तो 243 डी के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, और किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन, यानी 104 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि ग्राम न्यायालय के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए जरा, कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। पहला स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है। दूसरा कह रहा है कि वह अधिनियम, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है, ये स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी 105 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट आंसर सही है। अगला कह रहा है कि 106, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, ये क्या है, एक प्रयोग है, मैंने ये किसके द्वारा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन किसका उदाहरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी सत्ता को नीचे तक ले जाना। अगला देखिए, कह रहा है कि सूची है उसको सुमेलित करिए। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जनपद, पंचायत समितियों के नाम, और कह रहा है संबंधित राज्य से उसको सुमेलित करा दीजिए। अब कह रहा है कि जनपद यानी ये मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत है, तालुका परिषद की बात करेंगे तो तालुका कहाँ पे, गुजरात से आपको रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप आंचलिक परिषद की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद को लेकर यहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। ठीक है, यानी 107 का सही जवाब क्या दिख रहा है, सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए 108, करा निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायत राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 के तहत। 108 का संबंध क्या है, सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों के लिए कराए गए सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी 109 का सही जवाब क्या होगा, डी। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है, तो आप सर कहेंगे सर आप बहुत बार बार ये पूछ रहे हैं, मैं पूछूंगा क्योंकि आपको मैं बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ क्लास में ही आपका बिल्कुल तैयार हो जाए एकदम। तो आपका क्या जवाब होगा, 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग है, यानी 109 का सही जवाब क्या होगा, डी। अगला करा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के तृतीय तल को कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा इसको कब जोड़ा गया, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1992 में, और किसके तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। 110 का सी। अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध किए गए हैं, तो भाग 9 में किए गए हैं, यानी कि 111 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये बात। ठीक है, इस प्रकार जितने भी विभिन्न आयोग हैं उसमें जो पंचायत से संबंधित प्रश्न है वो आपको दे दिए गए हैं। ये उत्तरमाला है, अगर आपको किसी प्रश्न में देखना हो तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और इस प्रकार आप लोगों का ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लगी, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर दें। आपको अच्छा लगा तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का विस्तार भी हो सके और ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी बन पाए। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपके सिलेक्शन के लिए हर संभव प्रयास आप लोगों तक ले जाएगा। आप लोगों की विशेष मांग पर ये वीडियो प्रारंभ किए जा रहे हैं। आप सभी अब अपनी परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। जो अतिरिक्त अवसर मिला है ये सुनिश्चित कर लें कि हमको अपना चयन लेना ही है। इस मनोभाव से अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप सभी को